1970 यह वो वक्त था जब एशिया महाद्वीप के दक्षिण स्तर का भौगोलिक दृश्य आज के दृश्य से अलग था। तब भारत के पश्चिम में पश्चिम पाकिस्तान तो पूर्व की तरफ पूर्व पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश था। 7 दिसंबर 1970 पूर्व एवं पश्चिम पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुआ। पूर्व एवं पश्चिम पाकिस्तान में 313 सीटों पर चुनाव हुए। इस चुनाव में 167 सीटों पर विजय प्राप्त कर अवामी लीग ने बहुमत विजय प्राप्त कर अपनी ताकत को प्रस्तुत किया। मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग ने बंगालियों के एकता का उत्तम दृश्य लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। दूसरे क्रमांक में सबसे ज्यादा सीटों पर विजय की बात करें तो वो था जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान पीपल पार्टी का 86 सीटों पर विजय। इस इलेक्शन को साल भी पूरे नहीं हुए कि पाकिस्तान की राजनीति में भारी भूचाल आया। इस भूचाल का कारण था मुजीबुर रहमान की एक असंभव मांग, जो था बंगालियों के लिए एक अलग सा देश बांग्लादेश। इसके बाद पूर्व पाकिस्तान पर भारी तादाद में पाकिस्तानी सेना तैनात हुई और शुरू हुआ बंगालियों का उत्पीड़न एवं नरसंहार। पूर्व पाकिस्तान में राजनीति अस्थिरता चरम पर थी। यह अस्थिरता भारत के लिए खतरे के निशान था। फिर शुरू हुआ भारत की तरफ से बांग्लादेश के निर्माण का समर्थन होने लगा और फिर शुरू हुआ भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध। इस युद्ध में भारत की न केवल जीत हुई, साथ ही साथ बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित भी हुआ। पाकिस्तान के विभाजन के बाद सन 1973 पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने जुल्फिकार अली भुट्टो। उसी के 4 साल बाद यानी 7 मार्च 1977 पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुआ। 200 सीटों में से जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान पीपल पार्टी ने 155 सीटों पर विजय प्राप्त कर बहुमत की सरकार बनाई। तय हो चुका था कि जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री पद पर वापसी करेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो की सत्ता वापसी एवं भारी विजय की प्राप्ति ने उनको पाकिस्तान का सबसे चहेता और ताकतवर नेता बना दिया। 5 जुलाई 1977 यह वो दिन था जिसने पाकिस्तान के इतिहास को बदल कर रख दिया। उस दिन की सुबह पाकिस्तान की जनता को पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद जिया उल हक ने रेडियो द्वारा संबोधित किया। जनरल जिया उल हक ने जनता को पाकिस्तान पर लगे मार्शल लॉ के विषय अवगत करवाया। इस मार्शल लॉ का कारण जुड़ा था पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो की गिरफ्तारी। देश के प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी ने पूरे देश की जनता को झटके में डाल दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो पर जनरल इलेक्शन में गलत तरीके से हेराफेरी करने का आरोप था। पूरे देश को संबोधित करते हुए जिया उल हक के कुछ ऐसे शब्द थे: द सर्वाइवल ऑफ दिस कंट्री लाइज इन डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी अलोन। सोल एम इज टू ऑर्गेनाइज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जिया उल हक ने 90 दिनों के अंदर पुनः चुनाव की घोषणा तो कर दी, साथ ही साथ चुनाव पूरी निष्पक्ष एवं बेईमानी मुक्त होगा। किसी भी लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री का पद ही गरिमा होती है। पाकिस्तान जो बाहरी तौर से खुद को लोकतांत्रिक देश होने का दावा जरूर करती है, परंतु अंदर से इस देश की राजनीति तंत्र अलग थी। इस देश में फौज की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। जिसे चाहे उसे देश की सत्ता सौंप दे और उसी के जरिए अपने फैसले देश पर लागू करवाए। परंतु अगर सत्ता की गद्दी पर बैठा राजनेता फौज के आज्ञा का पालन न करे तो उसे फौज द्वारा सत्ता से उखाड़कर फेंक भी दिया जाता है। जुल्फिकार अली भुट्टो की परिस्थिति कुछ ऐसी ही दिख रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से जनरल इलेक्शन में भयंकर धांधलेबाजी के साथ साथ विपक्षों के साथ अनैतिक व्यवहार का इल्जाम जुल्फिकार अली भुट्टो पर था। इन दो बातों में से कौन सी बात सच होगी और पाकिस्तान पर लगे मार्शल लॉ के पीछे क्या कारण थे और इतिहास में घटित कौन सी घटना जुड़ी थी, जानने के लिए देखिए इस वीडियो को। इस घटना को समझने के लिए दो मुख्य किरदारों को समझना जरूरी है। एक जुल्फिकार अली भुट्टो जो मार्शल लॉ से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। दूसरे किरदार का नाम जनरल मोहम्मद जिया उल हक जो पाकिस्तान के सेकंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। सबसे पहले हम जान ले जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में। उनका जन्म हाल के पाकिस्तान में स्थित सिंध प्रांत के लकारना में 5 जनवरी सन 1928 में हुआ था। जुल्फिकार के पिता शाह नवाज भुट्टो गुजरात में स्थित जूनागढ़ के दीवान थे।
सन 1950 जुल्फिकार ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पॉलिटिकल साइंस के विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की। 8 सितंबर 1951 जुल्फिकार ने ईरानियन महिला बेगम नुसरत से शादी की। सन 1957 जुल्फिकार यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान डेलीगेट्स के सबसे कम उम्र के सदस्य बने। उसी के अगले साल 1958 में वे सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर बने। साल 1960 में वह मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर कम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्री की जिम्मेदारी मिली। साल 1963 उन्हें मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जिम्मेदारी मिली। वर्ष 1967 जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्थापना की। वर्ष 1971 यह वो साल था जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो के पॉलिटिकल करियर की रफ्तार में इजाफा लाने का काम किया। 16 दिसंबर 1971 जब भारत ने युद्ध में न सिर्फ पाकिस्तान को हराया बल्कि उनके 93,000 सैनिकों से आत्मसमर्पण करवाकर दुनिया के सामने उनको नंगा कर दिया। इन सभी घटना ने पाकिस्तान के राजनीति में बड़े बदलाव लाने का काम किया। पाकिस्तान के जनरल याहिया खान न सिर्फ पाकिस्तान के 5th कमांडर इन चीफ थे परंतु प्रेसिडेंट भी थे। 20 दिसंबर 1971 के दिन याहिया खान के हाथों से 2 पोजीशंस जा चुके थे। रही बात पाकिस्तान के प्रेसिडेंट पोजीशन की तो वो गया जुल्फिकार अली भुट्टो के पास। जुल्फिकार अली भुट्टो न सिर्फ पाकिस्तान के 4थे प्रेसिडेंट बने, वह साथ में पाकिस्तान के 12वें मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स बने। इन बातों से यह साबित हुआ कि उनका पॉलिटिकल करियर अपनी अलग ऊंचाई को छू रहा है। अब बात करें दूसरे किरदार की, जिसका नाम मोहम्मद जियाउल हक है। मोहम्मद जियाउल हक का जन्म 12 अगस्त 1924 पंजाब के जलंधर में हुआ था। जियाउल हक के पिता मोहम्मद अकबर अली दिल्ली में आर्मी जनरल हेडक्वार्टर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करते थे। वर्ष 1943 दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हिस्ट्री के सब्जेक्ट में बीए की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1945 में देहरादून में स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी से आर्मी ऑफिसर बनकर पास आउट हुए। वर्ष 1950 जियाउल हक की शादी शफीक जहां से हुई। वर्ष 1947 भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जियाउल हक ने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन किया मेजर पद पे। वर्ष 1967 से 1970 जियाउल हक को जॉर्डन भेजा गया पाकिस्तानी ट्रेनिंग मिशन हेड के हैसियत से। जॉर्डन की तरफ से फिलिस्तीन के ब्लैक सितंबर के खिलाफ बड़े से बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दिया। उस वक्त के सीआईए ऑफिशियल जैक ओकॉनेल के अनुसार जियाउल हक को किंग हुसैन ने नॉर्थ अमान में भेजा था और साथ में सीरियन आर्मी की क्षमता का आकलन करने की जिम्मेदारी भी दी। वर्ष 1976 जियाउल हक की पदोन्नति हुई और उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल पद पर नियुक्त करके मुल्तान भेजा गया था। अगर देखा जाए तो जुल्फिकार अली भुट्टो और जियाउल हक दोनों ही अपने फील्ड्स में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। 1 मार्च 1976 जियाउल हक को 3 स्टार जनरल यानी लेफ्टिनेंट जनरल पद पर नियुक्त किया गया। उनके इस पदोन्नति की स्वीकृति खुद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दी। उन दिनों पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल टीका खान। उस वक्त जनरल टीका खान की मिलिट्री सर्विस ड्यूरेशन पूरी होने वाली थी और फौज से रिटायरमेंट लेने वाले थे। टीका खान ने लेफ्टिनेंट जनरल के नाम रखा जो उनका सक्सेसर और पाकिस्तान का अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा। उन दिनों जुल्फिकार अली भुट्टो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए नए जनरल की नियुक्ति वह स्वयं करना चाहते थे। उसका कारण है पाकिस्तान फौज का देश की राजनीति में एक तरफा ताकत। 1947 जब पाकिस्तान राष्ट्र बना तब मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा पाकिस्तान में कोई भी राजनेता ऐसा न था जो देश को संभाल सके। उन दिनों पाकिस्तान के राजनेताओं को भारत के आक्रमण का डर सताता था। ऐसी परिस्थिति में फौज को आगे रखकर देश को चलाना ही सही विकल्प था। तभी से पाकिस्तानी फौज की ताकत एक तरफा ताकत थी। आगे जाकर बड़े से बड़े निर्णय को स्वयं फौज लेने लगी। इस बात को ध्यान में रखते जुल्फिकार अली भुट्टो ऐसे जनरल की तलाश में थे जो उसी के इशारों पर चले। इससे जुल्फिकार अली भुट्टो की ताकत तो बढ़ेगी, साथ ही साथ अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को भी दबा सकते हैं। जनरल टीका खान ने जब जुल्फिकार अली भुट्टो के सामने उन लेफ्टिनेंट जनरल के नाम प्रस्तुत किए ही थे, तभी जुल्फिकार अली भुट्टो ने 8वां नाम प्रस्तुत किया जिसका नाम लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जियाउल हक था। जियाउल हक का नाम सुनते ही जनरल टीका खान ने अपनी असहमति जताई। उनके अनुसार जियाउल हक में किसी भी प्रकार के गुण नहीं जो उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना सके। ना उसमें कोई आकर्षण था, ना वह ठीक से अंग्रेजी भाषा में बात कर पाते, ना उनमें कोई असाधारण खूबी थी जो उन्हें अपने स्टाफ या अफसरों से अलग कर सके। यह सब तो कारण सही थे, लेकिन एक और बड़ा कारण था जो पूर्ण रूप से जियाउल हक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से रोक रहा था, और वह था फास्ट प्रमोशंस।
उस वक्त जियाउल हक मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बने। साल भी पूरे न हुए और ऐसे में जनरल पद पर पदोन्नत करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। बात अगर की जाए टीका खान द्वारा चुने गए 7 लेफ्टिनेंट जनरल के नामों की, तो उनके नाम थे मोहम्मद शरीफ, अकबर खान, आफ्ताब अहमद, अजमात बख्श अवान, इब्राहिम अकरम, अब्दुल माजिद मलिक और गुलाम जिलानी खान था। इन सभी अफसरों की तुलना में जियाउल हक के लेफ्टिनेंट जनरल पद पर कार्य अवधि बहुत कम थी। जियाउल हक ने उन दिनों जुल्फिकार अली भुट्टो की चमचागिरी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जुल्फिकार अली भुट्टो को जरूरत थी जियाउल खान की, क्योंकि उसके अनुसार एक बेवकूफ सा दिखने वाला अफसर भला क्या ही उसके खिलाफ भविष्य में विद्रोह करेगा। जनरल टीका खान ने जुल्फिकार अली भुट्टो को चेतावनी भी दी कि जियाउल हक बेशक दिखने में कम बुद्धि वाला आदमी लगता है, परंतु अंदर वो लोमड़ी जितना चालाक है। उसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर नियुक्त करना मतलब भविष्य में खुद के लिए बड़ी संकट को पैदा करना। शायद उस वक्त खुद को अति चालाक मान लेने वाली गलतफहमी ने जुल्फिकार को टीका खान के सुझाव मानने से रोक रखा। आखिर में अपनी मनमानी चलाते हुए जुल्फिकार ने अपने ताकत का उपयोग करके मोहम्मद जियाउल हक को पाकिस्तान का सेकंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना ही दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते ही जियाउल हक जुल्फिकार से ज्यादा खास बन गए। वह अब ज्यादा ही जुल्फिकार के पीछे भागने लगे। एक वक्त के लिए लोग यह मानने लगे कि जुल्फिकार पहला पाकिस्तान का ऐसा राजनेता होगा जिसने देश की राजनीति और सेना को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है। जुल्फिकार और जियाउल हक दोनों एक साथ मालिक और नौकर की तरह लोगों के सामने रहते। जुल्फिकार उस वक्त सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि जिया उसके सामने कोई भी प्रकार का षड्यंत्र करेगा, लेकिन बहुत जल्द ऐसा वक्त भी आएगा जब यह गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। 7 मार्च 1977 पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस का रिजल्ट आया। कुल 200 सीटों पर चुनाव लड़े गए। बात करें नतीजे की, तो इस चुनाव में पाकिस्तान पीपल पार्टी ने 155 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बात करें जुल्फिकार के प्रतिद्वंदी की, तो ज्यादा रैली एवं प्रचार प्रसारण के बावजूद उन्हें मात्र 36 सीटों में ही सफलता मिली। जुल्फिकार अली भुट्टो के विजय ने विपक्षियों में शंका एवं असंतोष का भाव जगाया। चुनाव के नतीजे घोषणा के बाद ही पाकिस्तान नेशनल अलायंस लीडर अब्दुल वाली खान ने विरोध किया और असेंबली सेशन का बहिष्कार भी किया। बात यही नहीं रुकी। पीएनए के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन शुरू किया और भुट्टो के इस्तीफे की मांग भी की। इसके बाद इस विरोध प्रदर्शन ने हिंसा का रूप अपनाया। सड़कों पर हिंसा की ऐसी आग लगी कि पाकिस्तान के अर्थतंत्र को $765 मिलियन का नुकसान हुआ और तो और एक्सपोर्ट सीधा 35% कम हुआ। इन सभी मामलों से भुट्टो बिल्कुल न घबराए और पूरी कोशिश में लग गए इस समस्याओं को रोकने में। वक्त के साथ साथ जुल्फिकार अली भुट्टो के सिर पर विद्रोह के काले बादल छा रहे थे, परंतु उसे किसी बात की भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके साथ जियाउल हक था। 3 जुलाई 1977 मेजर जनरल के.एम. आरिफ, जो जुल्फिकार के सबसे खास लोगों में से एक थे, उन्होंने एक कंफर्म रिपोर्ट जुल्फिकार को दिया और यह बताया कि बहुत जल्द पाकिस्तान में उनके खिलाफ बड़ा विद्रोह होगा। जुल्फिकार अली भुट्टो से अनुरोध किया गया कि इससे पहले कहीं देर न हो जाए, पीएनए के लीडर से नेगोशिएशन करके दोबारा इलेक्शंस करवाए जाए। 5 जुलाई 1977 भुट्टो के कैबिनेट मिनिस्टर्स की गिरफ्तारी शुरू हुई और वो गिरफ्तारी पाकिस्तान फौज द्वारा की गई। किसके हुक्म पर? जियाउल हक के हुक्म पर। उन कैबिनेट मिनिस्टर्स की गिरफ्तारी ने इस बात को साबित कर दिया कि जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ विद्रोह का आगाज हो चुका है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका सबसे खास और करीबी वही उसके पीठ पर वार करेगा। जियाउल हक ने भुट्टो को इस विद्रोह का पता न लगे, इसलिए भुट्टो के सबसे नजदीकी इंटेलिजेंस ऑफिसर मेजर जनरल तजमुल हुसैन मलिक और अन्य खास अफसरों को ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस स्पेशल एयर सर्विस के साथ जॉइंट ट्रेनिंग अटेंड करने का ऑर्डर दिया। उन सभी अफसरों को ट्रेनिंग में भेजकर जियाउल हक ने एक तरफ भुट्टो के कम्युनिकेशन या फिर इंटेलिजेंस प्रोसेस को ही रोक दिया। उसी दिन रेडियो पर जियाउल हक ने पाकिस्तानी अवाम को संबोधित करते हुए अवगत कराया कि पूरे देश में मार्शल लॉ लागू हो चुका है और इसकी वजह है लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी। जियाउल हक ने वादा किया कि 90 दिनों में पाकिस्तान में फिर से चुनाव होगा। क्विक एक्शन मोड में आकर पाकिस्तानी फौज ने जुल्फिकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया। जुल्फिकार अली भुट्टो के पैरों से जमीन खिसक गई। जुल्फिकार पर 1977 जनरल इलेक्शन में धांधलाबाजी करने का इल्जाम लगा।
29 जुलाई 1977 जुल्फिकार को बेल पर छोड़ दिया गया। पाकिस्तान पीपल पार्टी के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में एकत्र हुए भुट्टो को सहयोग देने। जेल से छूटते ही पाकिस्तान में प्रचंड रैली का आरंभ किया और जगह जगह पर अपना समर्थन जुटाने लगे। 3 सितंबर जुल्फिकार को फिर से अरेस्ट कर लिया गया। जुल्फिकार ने पाकिस्तान पीपल पार्टी का अध्यक्ष अपनी पत्नी नुसरत को बनाया। 16 सितंबर 1977 भुट्टो को जेल भेज दिया गया। भुट्टो के साथ डॉक्टर मुशब्बिर हसन और बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जेल भेज दिया गया। 3 सितंबर में जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ओपोनेंट लीडर अहमद रजा कसूरी को जान से मरवा देने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। जुल्फिकार की पत्नी ने लॉयर्स जो सबसे बेस्ट हो उसकी टीम बनवाई। जुल्फिकार के डिफेंस में कई बड़े लॉयर्स शामिल थे, जैसे फखरुद्दीन इब्राहिम, याहिया बख्तियार और अब्दुल हफीज पीरजादा। भुट्टो के खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने की वजह से जस्टिस के सामदानी ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया। इसके बाद जस्टिस के सामदानी को पद से बर्खास्त करवा दिया गया। 3 दिन बाद भुट्टो को वापस गिरफ्तार किया गया। इस बार 5 नए जजेस का चयन हुआ और उन्हें लीड करने की जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट मौलवी मुश्ताक हुसैन को मिली। मौलवी मुश्ताक हुसैन वर्ष 1965 में जुल्फिकार अली भुट्टो के फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे। दोनों के एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। 24 अक्टूबर 1977 कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। उस वक्त फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल मसूद महमूद को भी गिरफ्तार किया गया और 2 महीने से जेल में थे। मसूद महमूद ने कोर्ट को बताया कि अहमद रजा कसूरी को मारने की योजना उसी ने बनाई, जुल्फिकार अली भुट्टो के ऑर्डर पर। मसूद महमूद के साथ शामिल 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया और उन चारों ने भी वही कहा जो मसूद महमूद ने कोर्ट को बताया। भुट्टो के वकील लगातार उसके बचाव में लगे रहे। वकीलों के अनुसार अहमद रजा कसूरी की गाड़ी पर जब हमला हुआ तब वो लाहौर में नहीं थे। 25 जनवरी 1978 जुल्फिकार अली भुट्टो को कोर्ट में पेश किया गया। चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक ने उन्हें अपने बचाव में कुछ कहने की अनुमति दी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने रीट्रायल की मांग की और साथ ही साथ चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक पर पक्षपात होने का आरोप भी लगाया। उनके इस बात से चीफ जस्टिस आग बुबूला हुए और जुल्फिकार अली भुट्टो को खूब खरी खोटी सुनाई और उनके डिमांड को भी खारिज कर दिया गया। 18 मार्च 1978 लाहौर हाई कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो को दोषी पाया और उन्हें कत्ल के जुर्म में मौत की सजा सुनाई। जुल्फिकार अली भुट्टो के लीगल एडवाइजर अब्दुल हाफिज पीरजादा ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की। जुल्फिकार अली भुट्टो को रावलपिंडी सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। 18 दिसंबर 1978 जुल्फिकार के सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई। उस वक्त केस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस अनवरुल हक के अंडर चल रहा था। अपने बचाव में भुट्टो ने कहा कि उन्होंने किसी की भी हत्या नहीं की। 6 फरवरी 1979 सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के अंतर से हाई कोर्ट के फैसले को कायम रखा और भुट्टो को मौत की सजा के फैसले पर मोहर लगा दी। बात अब दया याचिका तक पहुंच चुकी थी। उस वक्त जियाउल हक पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ देश के राष्ट्रपति भी थे। 1 अप्रैल 1979 भुट्टो की बहन शेर बानो इम्तियाज ने दया याचिका जियाउल हक के पास भेजा। जियाउल हक ने लाल कलम से 3 शब्द लिखे, पिटीशन इज रिजेक्टेड। जियाउल हक ने पूरी तरह से मन बना लिया था भुट्टो को फांसी पर चढ़ाने का। वह खुद जानते थे कि अगर भुट्टो बच निकला तो फिर उसकी जान जा सकती है। 4 अप्रैल 1979 जुल्फिकार अली भुट्टो को रावलपिंडी सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी गई और इस तरह देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजनीति के शतरंज में राजा बनकर अपने ही वजीर के हाथों मारे गए।